हेलो बच्चों। आज हम लोग अपना काइनेटिक थ्योरी का लेक्चर थर्ड लेकर आए हैं। और जैसे कि आपको हेडिंग दिख रही होगी, लेक्चर थर्ड में हमें क्या देखना है। मैक्सवेल साहब ने जो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन किया किसका, वेलोसिटी का, किसके अंदर, कंटेनर के अंदर। देखो कंटेनर के अंदर गैस है, और गैस के सारे पार्टिकल्स जरूरी नहीं है कि एक ही वेलोसिटी पर चल रहे हो, एक ही स्पीड पर चल रहे हो। ठीक है, अलग अलग स्पीड पर चल रहे होंगे। लेकिन हम नहीं, मतलब मैक्सवेल साहब ने एक चीज बताई कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो रेस्ट में रहेंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो बहुत तेज चलेंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो मीडियम रेंज में चलेंगे। ठीक है, उनको अलग अलग उन्होंने डिफाइन किया और उनके अलग अलग फॉर्मूले भी बताए। ठीक है, तो इसी सब चीज़ पर चर्चा करनी है। वैसे तो आरएमएस वेलोसिटी के बारे में आप प्रॉपर तरीके से समझ ही चुके हैं, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने प्रॉपर तरीके से सारी कहानी समझाई है। ठीक है, तो आज फिलहाल जो आपको समझना है वो वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन समझना है। ठीक, किस तरीके से एक कंटेनर के अंदर वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले हैं और उन्हीं पर न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक देखो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी ऑलरेडी। ठीक है, चीज़ें समझ लेते हैं फिर याद भी रखनी पड़ेंगी। ठीक, और यहाँ से जरूर क्वेश्चन उठ जाता है, बन जाता है, नीट में बन जाता है अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, और मेंस में भी यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाता है। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले कि एक कंटेनर लेते हैं। ठीक है, एक कंटेनर बनाते हैं पहले प्यारा सा, और उस कंटेनर के अंदर सारी कहानी को हम देखते हैं कि क्या क्या कहानी मैक्सवेल साहब ने बोली। देखो ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, इसको बढ़िया से कंटेनर डिजाइन करते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर बन गया। ठीक, अच्छा इस कंटेनर को एक काम करते हैं, इस कंटेनर पे एक पिस्टन भी लगा देते हैं। ठीक है, ये कंटेनर पर एक पिस्टन लगा दिया। ठीक, ये पिस्टन मूव भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अभी फिलहाल हमें मूव नहीं करवाना है पिस्टन को। और इसके अंदर कुछ गैसेस पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये गैसियस पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब मैक्सवेल साहब ने क्या बताया। देखो मैक्सवेल साहब ने एक ग्राफ के थ्रू चीज़ें समझाई। वो ग्राफ मैं आपके सामने ड्रॉ करता हूँ, फिर चीज़ें समझते हैं प्रॉपर तरीके से कि क्या कहानी है। ठीक है, मेरी ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग एडजस्ट कर लें उसी में। जो भी मैं बनाऊंगा समझ लें। देखो गलत बन गया पहली, ये भी गलत बन गया। इस तरीके से देखो ये सही है, हल्का फुल्का ठीक लग रहा है। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर उन्होंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेलोसिटी रेंज dn/dv, और इस एक्सिस पर दिखाया वेलोसिटी रेंज को। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेलोसिटी रेंज। ठीक, और इधर क्या दिखाई, वेलोसिटी की रेंज। अब देखो उन्होंने क्या कहानी बोली। मैक्सवेल साहब ने जो कहानी समझाई वो ये समझाई कि इस कंटेनर के अंदर पार्टिकल्स हैं। ठीक है, गैसेस पार्टिकल्स हैं। अब ये अलग अलग अपनी भाई स्पीड से चल रहे हैं। कोई v1 से चल रहा है, कोई v2 से चल रहा है, कोई v3 से चल रहा है, कोई v4 से चल रहा है, कोई vn से चल रहा है। अलग अलग पार्टिकल्स चल रहे हैं। ठीक, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और इसमें पार्टिकल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं अमाउंट ऑफ गैसेस
इज लार्ज। ठीक है, ढेर सारी गैस भरी हुई है, ढेर सारे पार्टिकल्स हैं। तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, और उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया इस कंटेनर को देखकर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखा और उसके बाद ऑब्जर्व किया कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं इस कंटेनर के अंदर जो बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं, रेस्ट में पड़े हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कुछ पार्टिकल्स रेस्ट में पड़े हुए हैं कंटेनर के अंदर। अच्छा, कुछ पार्टिकल्स बहुत तेज चल रहे हैं। ठीक है, और कुछ पार्टिकल्स एक मध्यम रेंज में चल रहे हैं। ठीक है, बीच वाली वेलोसिटी से चल रहे हैं, ना बहुत तेज हैं ना रेस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है अच्छा, जो बहुत तेज चल रहे हैं उनकी वेलोसिटी को एक नाम दिया गया रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, जो रेस्ट में पड़े हुए हैं वो तो जीरो ही वेलोसिटी पर हैं, और जो बीच वाले पार्टिकल्स हैं जो बीच वाली वेलोसिटी से चल रहे हैं, ज़्यादातर पार्टिकल बीच वाली वेलोसिटी से चल रहे हैं। ठीक है, वो पार्टिकल्स की वेलोसिटी को एक स्पेशल नाम दिया गया मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, MPS। ठीक, आप नाम याद रखोगे ये चीज़ क्या। तो एक धीरे धीरे हम एक एक पॉइंट को लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, पॉइंट से पहले आप चीज़ को एक और समझो कि ये ये यहाँ पर, ठीक है, यहाँ जो पार्टिकल्स आपको मिलने वाले हैं, इस रेंज में जो पार्टिकल्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, ये जो मैक्सिमा बन रहा है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स किस स्पीड में चल रहे होंगे, VMPS। ठीक, उसके बाद इधर जो सबसे कम पार्टिकल्स चल मिलेंगे आपको इस रेंज में, वो किससे चल रहे होंगे, VRMS। अच्छा, कुछ बीच में भी मिल जाएंगे थोड़े, MPS और RMS के बीच में भी मिल जाएंगे, जो MPS से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से क्या हैं, थोड़े से तेज हैं, और RMS वेलोसिटी से थोड़े से स्लो हैं। ठीक, इसको बोलते हैं V एवरेज। ठीक है, इस कंटेनर के पार्टिकल्स को देखकर ऑब्जर्वेशन लेकर उन्होंने एक ग्राफ बनाया, और वो ग्राफ किस में बनाया, इस एक्सेस पर दिखाया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वेलोसिटी रेंज, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी रेंज में कितने पार्टिकल्स हैं, और इधर दिखाया क्या, वेलोसिटी रेंज, या फिर फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स, इसको आप ये भी बोल सकते हो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और वो कंटेनर टी टेम्परेचर पर था, तो ये ग्राफ भी उन्होंने टी टेम्परेचर पर बनाया अब एक एक पॉइंट को लिखते हैं, क्या क्या भाई उन्होंने कहा। पहला पॉइंट तो ये कहा कि फ्यू पार्टिकल्स आर एट रेस्ट। कुछ पार्टिकल्स कंटेनर के अंदर क्या पड़े हुए हैं, रेस्ट में पड़े हुए हैं। दूसरी बात क्या समझाई, फ्यू पार्टिकल्स आर एट वेरी हाई वेलोसिटी। कुछ पार्टिकल्स हैं जो बहुत तेज चल रहे हैं, जैसे हम एक डिवीजन कर लेते हैं, इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं 1000 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, 1000 पार्टिकल्स हैं। ठीक, जो रेस्ट में पड़े होंगे वो लगभग लगभग 100 पार्टिकल्स मान लेते हैं, ये रेस्ट में पड़े हुए हैं। ठीक है, जो बहुत तेज चल रहे हैं वो भी कुछ ऐसे ही 150 के आसपास क्या हैं, RMS स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, बचे हुए कितने पार्टिकल हैं, 750। अब 750 पार्टिकल्स ये सब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चल रहे हैं। ठीक, एक RMS और ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल। इसी में कुछ एवरेज से भी चल रहे होंगे, कुछ एवरेज से भी चल रहे होंगे। एवरेज का अगर हम देख लें तो बहुत मुश्किल से 200 पार्टिकल कुछ एवरेज वेलोसिटी के रेंज में होंगे। ठीक है, लेकिन यही रेंज है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में सबसे ज़्यादा पार्टिकल्स आपको मिलेंगे कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो फ्यू पार्टिकल्स आर एट वेरी हाई वेलोसिटी। तीसरा पॉइंट क्या है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर एट मीडियम रेंज। ठीक है, अच्छा, मीडियम रेंज है तो उन पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट भी कर लेते हैं किस तरीके से उनकी स्पीड रही होगी। ठीक,
मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स आर मीडियम रेंज। और यहाँ पर वी आर एम एस जो होती है आपकी, अगर आपको याद हो, वी आर एम एस का फॉर्मूला होता है √3 RT/, √3 RT/। ठीक। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का देखो, एवरेज वेलोसिटी का आप याद कर लो डायरेक्ट, 8RT/πm। ठीक, एवरेज वेलोसिटी का। और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का √2RT/m। ठीक है, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ठीक। अच्छा, यहां पर m याद रखना, m क्या है आपका? मोलर मास। मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास भी आप बोल सकते हो। ठीक, ये क्या है? इनको ऐसे भी लिखते हैं हम, वी आर एम एस इक्वल्स टू √3 PV/m टोटल। m लिख दो, चाहे m टोटल लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही वी एवरेज √3 PV/πm। अरे भाई, RT है ना, तो 1 मोल के लिए हम लिख सकते हैं PV इक्वल्स टू क्या? PV इक्वल्स टू RT लिख सकते हैं 1 मोल के लिए। ठीक है, तो फॉर 1 मोल है ये। और V MPS मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए 2 PV/m। अगर मैं फॉर 1 मॉलिक्यूल लिखूं, ठीक है, फॉर 1 मॉलिक्यूल, तो ये फॉर्मूले कैसे हो जाएंगे? डिवाइड किससे? देखो, वन मॉली मैंने ये चीज़ समझाई आपको जब पहला डेरिवेशन करवाया था, प्रेशर डेरिवेशन, उस टाइम पर बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। ठीक है, और पिछले वाले लेक्चर में भी चीज़ें समझाई हैं कि अगर हमको 1 मॉलिक्यूल का लिखना है तो इसको डिवाइड किससे करना पड़ेगा? एवोगाड्रोस नंबर से। ठीक है, इसको, इस वाले फॉर्मूले को। तो VRMS आपका क्या हो जाएगा? √3 R को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो, ठीक, और जो टोटल मास है उसको भी एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दो। तो 1 मॉलिक्यूल के लिए आ जाएगा ये √3 KT/m। अब यहाँ पर जो m है, ये क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये चीज याद रखना, ऐसे ही हम सबके लिख लेते हैं। वी एवरेज √3 KT, ओ सॉरी, एवरेज का 3 नहीं, 8 होगा यहाँ, 8, ये गलती से लिख गया, 8, √8 KT/πm। यहाँ भी m क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। और VMPS इक्वल्स टू √2 KT/m। यहाँ पर भी m क्या है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। एक चीज़ आप याद रखेंगे कि VRMS सबसे बड़ी होगी, उसके बाद एवरेज, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल। ठीक है, ये चीज़ आप अपने जहन में डाल लीजिए। ठीक, याद हो जाना चाहिए। एक और रेशियो याद कर लो थोड़ा सा, 1.73, 1.1 सेकंड, 1 शायद 6 होता है, 1.60, हाँ 1.60, 1.60 और 1.41। ठीक है, ये इनका रेशियो आता है RMS, एवरेज और MPS का। ठीक है, RMS, एवरेज और MPS का। अगर ये रेशियो आपको डायरेक्ट दे दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, काम में आएगा। ठीक, छापिए इसको, तब अगले पॉइंट्स पर चलते हैं। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है कि, चौथा पॉइंट बोलता है कि इफ कंटेनर इज एट रेस्ट, देन नेट मोमेंटम
ऑफ कंटेनर will be जीरो। ठीक है। यदि ये कंटेनर रेस्ट पर रहता है, किधर भी कहीं जाता नहीं है, तो इसका नेट मोमेंटम क्या रहेगा? जीरो रहेगा। आप ये मत सोचना इसके अंदर गैसेस चल रही हैं तो सर मोमेंटम तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, सबके पास तो वेलोसिटी है। ठीक, तो नेट मोमेंटम हमेशा जीरो रहेगा, क्योंकि याद रखना इसके अंदर अगर एवरेज वेलोसिटी आप निकालोगे तो वो जीरो आ जाएगी। ठीक, तो मोमेंटम, एवरेज मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पांचवा क्या है? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द container of gaseous molecules will be 3/2 in R T। ठीक है, या फिर और 3/2 PV। याद रखना, ये केवल और केवल, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, केवल केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, यहां पर आप लिख भी सकते हो ओनली ट्रांसलेशनल। काइनेटिक एनर्जी, आप इन बातों को याद रखिए कि मैं बोल रहा हूँ केवल और केवल क्या ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी रहेगी, तो आप इसको हल्के में ले रहे हो। यहाँ पर हमने रोटेशनल, वाइब्रेशनल, ये काइनेटिक एनर्जी को नहीं ऐड किया है। ठीक, केवल और केवल हम कौन सी काइनेटिक एनर्जी लेकर चल रहे हैं? केवल ट्रांसलेशनल, कि सीधी सीधी रेखा में, सीधी लाइन में अगर गैस चल रही है तो उसके पास ये काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक, अगला पॉइंट क्या है? देखो, अगर मैं एरिया निकालूं, इस ग्राफ में एरिया निकालूं, मान लेते हैं ये वाला, देखो ये वाला एरिया निकाला देखो ये वेलोसिटी इधर है, मान लिया इस पॉइंट की वेलोसिटी, देखो अलग कलर से दिखाता हूं मैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी v है, v v v है। ठीक, अच्छा इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी क्या हो गई? v प्लस डी वी। ठीक, बढ़ गई। अरे भाई ये मैंने पूरा निकाल लेता हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ, जूम करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर ही निकाल लेता हूँ। ये जो मैंने निकाला है, इसकी चौड़ाई क्या है? डीवी है। देखो, अगर ये वाला इधर वाला v है और ये आगे v प्लस डी है, तो ये कितनी चौड़ाई है? डीवी होगी चौड़ाई। ठीक है, लंबाई क्या है? ये डी एन ओवर डी है, डी एन ओवर डी है। तो ये लंबाई क्या हो गई? डी एन ओवर डी। अगर इस रेक्टेंगल का छोटा सा एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, डी एन ओवर डी वी इंटू डी वी से डी वी खत्म, तो ये क्या आ गया? डी एन। ये क्या है? देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डी एन का क्या मतलब है? डी एन का क्या मतलब है? चेंज इन पार्टिकल्स। ठीक, कितने पार्टिकल्स यहाँ थे, कितने पार्टिकल्स यहाँ थे? मान लो इस यहाँ तक रेंज तक 1000 पार्टिकल्स थे, इस रेंज से आगे और 1000 पार्टिकल्स बढ़ गए। ठीक है, तो इस रेंज में कितने पार्टिकल्स हैं टोटल? 2000 माइनस 1000। तो डीएन का मतलब क्या है? कि टोटल पार्टिकल्स जो इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ रहे हैं। ठीक, तो डीएन क्या है? आप याद रख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये क्या याद रखते हो? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, इसको लिख भी सकते हैं कि एरिया अंडर गिवन कर्व, गिवन कर्व गिव्स गिव्स टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, ये 6 पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या है? देखो ये सारे पॉइंट्स समझोगे तभी जाकर न्यूमेरिकल्स बनेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप बना पाओगे। ठीक है, तो इन पॉइंटों को ध्यान से समझते जाओ। अगला पॉइंट क्या है? 7th पॉइंट है कि बात कर ली हमने कि एरिया पार्टिकल्स देगा। अगर हमने इस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मान लो इस कंटेनर का टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, तो क्या कहानी होगी? ठीक, तो याद रखना
कंटेनर का टेम्परेचर बढ़ाया तो आरएमएस वेलोसिटी के पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो जो पड़े हुए थे रेस्ट में उनको भी एनर्जी मिल गई, वो भी सुस्ती उनकी दूर हो गई, तो वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में आ गए। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वाले जो पार्टिकल्स थे वो कुछ एवरेज में चले गए, और एवरेज वाले पार्टिकल्स कहाँ शिफ्ट हो गए, आरएमएस वाले पार्टिकल्स की जगह। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमा ऑफ द ग्राफ, मैक्सिमा ऑफ द ग्राफ shifts higher velocity range। ठीक है, if temperature increases, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो मैक्सिमा किधर शिफ्ट हो जाएगा, हायर वेलोसिटी रेंज की साइड। ठीक है, ऐसा ही 8वां है कि if temperature of the container decreased। ठीक है, तो मैक्सिमा लोअर वेलोसिटी के साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो मैक्सिमा ऑफ ग्राफ शिफ्ट्स लोअर वेलोसिटी साइड या फिर लोअर वेलोसिटी रेंज। ठीक है, अब मैं इन दोनों चीजों को आपको ग्राफ पर बना के दिखाता हूं प्रॉपर कि क्या कहानी ये दोनों पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, तो आप ग्राफ से अच्छे से समझ पाएंगे। कंटेनर हमारे पास वही है, ठीक है, बस ग्राफ में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा। क्या वेरिएशन आ जाएगा जरा देखो। ये ग्राफ तो बड़ा कठिन होता है। अरे भाई कैसे बनेगा ये। ठीक है, एक ये हमारा टी टेम्परेचर वाला ग्राफ है। ठीक, अब देखो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, ठीक, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये टेम्परेचर T1 है, और टेम्परेचर अगर हमने डिक्रीज किया तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब देखो ये ग्राफ क्या बता रहे हैं, जरा ध्यान समझो। देखो टेम्परेचर ये T2 है, आप यहां कह सकते हो T1 इज ग्रेटर देन T एंड T2 इज लेस देन T। जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया, अब देखो पार्टिकल्स की जनसंख्या ज्यादा हो गई जो बहुत तेज चल रहे थे, क्योंकि उनको जो पार्टिकल धीरे धीरे चल रहे थे या फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में थे कुछ पार्टिकल्स, उनको और टेम्परेचर मिल गया, उनको और एनर्जी मिल गई, उनकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ गई, तो उनकी आरएमएस वेलोसिटी बढ़ गई, सीधी सी बात है। तो पहले ये क्या हुआ करते थे, VMPS, ये क्या होते थे, V एवरेज, और इधर कहाँ आते थे, VRMS। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, आप ग्राफ में किस कलर से बनाते हैं, रेड कलर, चलो इस कलर से बनाते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में जो पार्टिकल चल रहे थे उनकी जनसंख्या कम हो गई है। ठीक है, एवरेज वालों की बढ़ गई है स्पीड, और सबसे ज्यादा आरएमएस। अरे देखो ना जरा ध्यान से, पहले एमपीएस अगर मैं यहाँ पर ये इसका एरिया निकालूं तो यहाँ ये ज्यादा आएगा एरिया, यहाँ एरिया क्या आ रहा है, कम आ रहा है। मतलब जितने एमपीएस में पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से जो पार्टिकल पहले चल रहे थे वो अब यहाँ पर नहीं है, कुछ पार्टिकल की संख्या कम हो गई है, लेकिन बढ़ कौन से गए हैं, एवरेज वाले, एवरेज बढ़ गए हैं और आरएमएस वाले पार्टिकल्स बढ़ गए हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो जब टेम्परेचर को कम किया तो देखो ये पीक हाई हो गई, VMPS, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से जो पार्टिकल चल रहे हैं उनकी जनसंख्या और बढ़ गई। आपने टेम्परेचर कंटेनर से निकाल लिया, तो जो पार्टिकल बेचारे बहुत तेज चल रहे थे, आरएमएस स्पीड से चल रहे थे, उन पार्टिकल की एनर्जी और कम होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी और कम होगी, वो धीरे पड़ गए, वो कौन सी रेंज में आ गए,
एमपीएस वाली रेंज में आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे शिफ्ट हो गए। तो एमपीएस वाले देखो पार्टिकल की जनसंख्या बढ़ गई है, ठीक है, ऐसे ही एवरेज वालों की कम हो गई है और आरएमएस वालों की कम हो गई है, ठीक है। तो ये ग्राफ है, यहाँ पर डीएन ओवर ये है डीवी और इधर क्या है, ये वेलोसिटी, ठीक है। तो यही है मैक्सवेलियन वेलोसिटी कर्व, ठीक है। वेलोसिटी को डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर तरीके से समझाया मैक्सवेल साहब ने। अब यहाँ आप इन सारे पॉइंट्स को एक बार पढ़ लो, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इन्हीं पॉइंट्स पर होने हैं सारे के सारे, ठीक। वेलोसिटीज के फॉर्मूले देख लो सारे के सारे दोबारा। अच्छा, एक और फॉर्मूला साउंड का देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है, वेलोसिटी ऑफ साउंड याद रखना, रूट गामा पी वाई रो। गामा होता है जहरीला रेशियो, पॉइजंस, पॉइजंस रेशियो, ठीक है। गामा इक्वल्स टू होता है सी पी अपॉन सी बी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मत समझ लेना इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अगर आप रिलेशन निकालें तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का स्क्वायर बराबर गामा पी बाई रो। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का स्क्वायर अपॉन गामा बराबर पी बाई रो, ये पहली इक्वेशन। और आरएमएस का तो आप जानते ही हैं, वी आरएमएस का एक फॉर्मूला होता है, वी आरएमएस इक्वल्स टू रूट 3 p/, रो, ठीक है। स्क्वायर किया तो वी आरएमएस का स्क्वायर अपॉन 3 बराबर p/रो। ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। अच्छा, दोनों को इक्वल पुट कर दिया तो यहाँ से एक रिलेशन बन के आएगा आपके सामने, बहुत खूबसूरत सा रिलेशन, कि वी आरएमएस का स्क्वायर बाई 3 बराबर वी साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड का स्क्वायर अपॉन गामा, ठीक है। तो गामा बाई 3 बराबर वेलोसिटी ऑफ साउंड का स्क्वायर अपॉन वी आर एम एस का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन वी आर एम एस बराबर गामा बाई 3, ये फॉर्मूला और आप याद कर लें, ठीक है। और साउंड का फॉर्मूला भी याद कर लें, ठीक। बस ऐसे ही बता दिया, शायद कहीं काम में आ जाए आपके, ठीक है, लग जाए। चले न्यूमेरिकल्स पर, ठीक है भाई, एक बार और देख लो पीछे सारे फॉर्मूलेज, ठीक। अगर आपने ना छापे हों स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलते हैं फिर आगे, चलिए भाई। तो मूव करते हैं अपने पहले ही सवाल पर। और पहला ही सवाल क्या बोल रहा भाई साहब, जरा पढ़िए। क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन एट एनटीपी इज 1.25 ग्राम पर लीटर, देन कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 20 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो, दो टेम्परेचर पर आपको वेलोसिटी बतानी है, बता लेंगे। चलिए 1 मिनट मैंने आपको दिया करने के लिए, करिए आप। कर लेंगे, चलिए पॉज करके कर लेना आप लोग, मैं करता हूँ। सबसे पहले जो मेरा कहना होता है कि जो भी डेटा है वो आप लिख लो, ठीक है। शुरुआत ऐसे ही करते हैं, सीखते ऐसे ही हैं, जब आप सीख जाओ तब आप डायरेक्ट करने लगो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन कितनी है, 1.25 ग्राम पर लीटर। इसे केजी पर, पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं, दिखेगा नहीं, केजी पर मीटर क्यूब में कर लो। तो 1.25 इंटू 10⁻³ और 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है, ये हो गया कैंसिल आउट। तो 1.25 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक। और कुछ दिया है, अच्छा नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का मास ऑफ नाइट्रोजन कितना दिया है, 28 ग्राम, सबको पता है, ठीक है। इसको लिख लो 28 इंटू 10⁻³ केजी। टेम्परेचर T1 आपको दिया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड और T2 आपको दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 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 सबसे पहले आप वेलोसिटी निकालते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस ये कितना है, 273 केल्विन, और T2 आपका भाई साहब कितना आ जाएगा, 293 केल्विन, ठीक। तो आपसे कौन सी वेलोसिटी पूछी है, रूट मीन स्क्वायर। तो वी आर एम एस के ढेर सारे फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, √3
आर टी अपॉन टोटल मास। ठीक, एक ये होता है वी आर एम एस इक्वल्स टू रूट 3 p/रो, अभी पीछे ही लिखा है, आप लगा सकते हैं। एक ये भी होता है वी आर एम एस इक्वल्स टू रूट 3 p/m टोटल। जो भी आपको सही लगे, उचित लगे, जो भी आपका सही बैठ जाए उसको लगा दो। मेरे हिसाब से यही सही बैठ रहा है। ठीक है, तो ये लगा देते हैं √3 इंटू आर। वैसे 8.314 होता है, मैं 25/3 लेता हूँ बेटा। 8.314 को अगर आप देखोगे तो 25/3 के आसपास ही लगभग लगभग होता है, आसान रहता है कैलकुलेशन करने में। 25/3, टेम्परेचर कितना है 273, डिवाइड बाई टोटल मास नाइट्रोजन का 28। इससे ये मर गया, और ये कैलकुलेट होके मेरे पास तो भाई देखो, कैलकुलेशन करने के लिए कैलकुलेटर है, आप लोग बैठ के आराम से इससे निकालिए। 493 मीटर पर सेकेंड आप कैलकुलेट कर लिए बैठ के। आपको एग्जाम देना बेटा, मुझे नहीं देना है। ठीक है, टेम्परेचर 293 पर निकालिए, तो वी आर एम एस इक्वल्स टू √3 इंटू 25/3 इंटू 293 अपॉन 28। ठीक है, तो ये आपके पास लगभग 510, हाँ 510.88 के आसपास आ जाएगा। 510.88 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आसान था, इसमें कुछ नहीं था, बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, और कैलकुलेशन है। आगे चलें। अगला सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन 20 डिग्री सेंटीग्रेड्स, मॉलिकुलर वेट ऑफ नाइट्रोजन 28, आर इतना जो भी है। ठीक है, ये दिया है। तो आरएमएस वेलोसिटी देखो क्या क्या दिया गया है। टेम्परेचर बेटा दिया गया हम लोगों को कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 293 केल्विन। ठीक, नाइट्रोजन का मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 28। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों को नाइट्रोजन का मास केजी में लेना पड़ेगा, केजी में। देखो कैलकुलेशन ना करने का ये घाटा होता है, यहाँ केजी में आप लोगे नाइट्रोजन का वेट, तभी आएगा आंसर। ठीक, अच्छा मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 28। ठीक, आर की वैल्यू 8.314 दे रखी है, आपको क्या निकालना आरएमएस वेलोसिटी। तो वी आरएमएस, इसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ तो दे ही रखा है, 3 RT अपॉन एम। तो √3 इंटू 25/3 इंटू 293 अपॉन 28 इंटू 10⁻³ ये तो पिछला ही वाला क्वेश्चन हो गया, 510.88 मीटर पर सेकंड। सेम ही क्वेश्चन है, क्या ही अंतर है कुछ। ओहो, ऐसा कुछ दिया ही नहीं है आंसर में, कैलकुलेशन में गलती की है क्या, ऐसा तो नहीं होगा। ओके, मुझे लगता है इन्होंने आर को 8.31 रखा है, 8.31 पर जूल। ओके 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 ओके। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अच्छा, जो दिया है डेटा सारा लिख लो। तो डेंसिटी रो हमारे पास क्या है 1.24 इंटू 10⁻⁻² kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, टेम्परेचर हमारे पास कितना है 273 केल्विन। प्रेशर कितना है बेटा हमारे पास 1 इंटू 10⁻⁻² atm। अगर इसे पास्कल में हमें चेंज करना है तो 10⁵ से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻³ पास्कल ये हो जाएगा। ठीक, वी आर एम एस आपको पता है √3 p/रो, वैल्यू डाल दो। 3 इंटू पी कितना है 10⁻³ बाई रो कितना है 1.24 इंटू 10⁻²। ठीक, कैलकुलेट कर लो, ये ऊपर चला गया तो 3 इंटू 10⁵ अपॉन 1.24, ये यहाँ से हटा तो 10⁻² ऊपर और पहुँच गया, तो आपके पास क्या आ गया 3 इंटू 10⁻7 अपॉन 124। ठीक, काटपीट बचा दो, तो काटपीट के लिए 30 इंटू 10⁻³ बाहर आ गया अपॉन 124। ठीक है, 15 को 62 से डिवाइड कर दो, पॉइंट लगा, जीरो गया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12,
6, 2 पॉइंट लगा, 0 बरा 4 बार, 4 दूनी 8, 24। ठीक है, तो 0.24 कितना आ गया आपके पास? 0.24 इंटू 10⁻3। ये किसके अंदर आ गया? रूट के अंदर आ गया। अब 0.24 का रूट भाई साहब कैलकुलेटर से ही निकाल लेते हैं। कैलकुलेटर से क्या आप निकालिए, 497 आएगा इसका आंसर, मुझे याद है। आप लोग निकाल लीजिए आराम से, कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 497 इसका आंसर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक, चल आगे। लिखा हुआ है एट व्हाट टेम्परेचर द मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन विल हैव द सेम आरएमएस वेलोसिटी एट द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत आसान है कि 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक, मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल की अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? वी आर एम एस इक्वल्स टू रूट 3 kT अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो रूट 3 × K इंटू टेम्परेचर ऑक्सीजन का 127 मतलब 400 केल्विन, 400 अपॉन ऑक्सीजन का मास कितना है? 32 है। ये वी आर एम एस हो गया। अब बोल रहा है कि नाइट्रोजन विल हैव सेम आर एम एस वेलोसिटी, वो टेम्परेचर बताओ। ठीक है, तो आर एम एस ऑफ नाइट्रोजन ये क्या होगा? √3 kT अपॉन मास ऑफ नाइट्रोजन 28। अच्छा, यहाँ पर 10⁻³ यहाँ पर 10⁻, ये आप बिल्कुल याद रखिए। अच्छा, दोनों आरएमएस वेलोसिटी क्या रहेंगी? इक्वल रहेंगी, क्योंकि दोनों इक्वल ही हैं। वो टेम्परेचर पूछ रहा है, इक्वल कर दो। तो 3K 400 अपॉन 32 इंटू 10⁻³ स्क्वायर कर दिया, दोनों को स्क्वायर करके इक्वल कर दिया। तो 3KT अपॉन 28 इंटू 10⁻³ 3K से 3K मर गया, इससे ये मर गया। T बराबर आपके पास कितना आ गया? 400 इंटू 28 अपॉन 32, 4 अट्ठे 32, 100, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 50, 350 केल्विन। अच्छा, डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है तो 350 में से 273 माइनस कर दो, 77 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रहा आंसर आपका, आंसर ऑप्शन बी। आसान था। देखिए, ये सवाल आया हुआ है मेंस में, कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बनेगा इसमें आपका। समझिए, आपको एक टेबल दी गई है, ठीक है, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी वेलोसिटी कि कितने पार्टिकल किस वेलोसिटी रेंज के अंदर आ रहे हैं। ठीक, अब आपको कुछ बताना है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये सारी स्पीड्स आपको बतानी है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे इसको? देखो, आरएमएस का सीधा सीधा सा एक फॉर्मूला है, वी आरएमएस। जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है? M1, एक सेकंड, नहीं सॉरी, M1 कह रहा हूँ, N1 V1 का स्क्वायर प्लस N2 V2 का स्क्वायर प्लस N3 V3 का स्क्वायर अप टू NN VN का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक, देखिए ये सिंपल सा मैं बता रहा हूँ आपको, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स n पार्टिकल्स और इसका क्या है? रूट ले लो। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? वी एवरेज का N1 V1 प्लस N2 V2 प्लस N3 V3 प्लस जितने पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर कर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देना। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कौन सी होती है? जो सबसे ज्यादा पार्टिकल्स वेलोसिटी रखते हैं। तो जरा ध्यान देना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 2 पार्टिकल 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रखे हुए हैं, 4 पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रखे हुए हैं, 8 पार्टिकल 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी रखे हैं। तो सबसे ज्यादा पार्टिकल 8 हैं,
वो कितनी वेलोसिटी रखे हुए हैं, 3 रखे हुए हैं, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या हो जाएगी, 3 मीटर पर सेकंड। एक आंसर तो आपको सीधा मिल गया। तो VMPS आपके पास कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड। अब जो लफड़ा बचा हुआ है वो क्या है, केवल और केवल RMS और एवरेज वेलोसिटी को निकालना। ठीक है, निकालते हैं भाई। तो सबसे पहले RMS VRMS को निकालते हैं, रूट लेते हैं। N1 तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस N2 कितना है, 4 गुणा 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 प्लस फिर 8 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, ये 72 हो गया, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, ठीक है 96, प्लस ठीक 25 तियाँ 75, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास कितने हैं, 4 2 6, 8 6 14, 6 20 और 3 23। ठीक है, तो ये आपके पास कैलकुलेट होकर आता है 3.36 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट कर लीजिए, ऑप्शन भी दिया 3.36 मीटर पर सेकेंड। एवरेज का निकालते हैं, एवरेज का तो N1 V1 तो 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 23, और इसका आंसर आता है, इसका आंसर है एक सेकंड, 3.17, हाँ 3.17, 3.17। बेटा मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, आप लोग ना करिए। ठीक है, आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व करिए, वरना एग्जाम में फिर कैलकुलेटर नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द RMS स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट MTP, नहीं बेटा ये NTP है, NTP गिवन दैट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये आप खुद ही निकालिए, ये मैं नहीं निकालूंगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ, 1911 आएगा। ठीक, आप खुद ही निकालिए। अगला क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर pressure remaining unchanged the molecular velocity RMS velocity of hydrogen will be double of its value of NTP। देखो NTP पर RMS वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन हम निकाल लेते हैं। तो टेम्परेचर कितना होता है, 273 केल्विन, प्रेशर होता है 1 atm, मतलब 10 टू द पावर 5 पास्कल। ठीक है, RMS वेलोसिटी निकालनी है, तो मॉलिकुलर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो VRMS इक्वल्स टू रूट 3 kT अपॉन m। एक मॉलिक्यूल की हम निकालना है, एक मॉलिक्यूल की यहाँ पर, तो रूट 3K इंटू 273 अपॉन हाइड्रोजन का मास कितना, 2। ठीक है, ओके ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन हमने यहाँ पर रख दिया। अब वो क्या बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर द मॉलिकुलर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन विल बी डबल। ओके ओके, किस टेम्परेचर पर ये डबल हो जाए, मान लिया ये वेलोसिटी V आ गई। ठीक, अब हाइड्रोजन की वेलोसिटी V डैश बराबर क्या होनी चाहिए, 2V होनी चाहिए, पता नहीं किस टेम्परेचर पर होगी, देखते हैं। तो V डैश रूट 3 KT डैश, अब यहाँ पर कोई T डैश टेम्परेचर है हमें नहीं पता, अपॉन हाइड्रोजन का मास 2, और बराबर ये 2 इंटू किसके बराबर होना चाहिए, 3K इंटू 273 अपॉन 2, स्क्वायर कर दिया, तो 3KT डैश अपॉन 2 बराबर 4 गुणा 3 गुणा K इंटू 273 अपॉन 2, 3K समाप्त, 2 से 2 खत्म, तो T डैश बराबर कितना आ गया, 4 तिया 12 के 2, हाथ से 1, 7 चौको 28, 29 के 9, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10, इतना केल्विन, 1092 केल्विन। अच्छा 273 माइनस कर दो, सेंटीग्रेड में आ जाएगा, 12 में से 3 बचे 9, 8 में से 7, 8 में से 7 बचा 1, और 10 में से 2, 819 डिग्री सेंटीग्रेड। 899 दे रखा है यहाँ पर, माइनस में क्या गलती की है क्या, 273 नहीं नहीं 819 होगा, ये 1 होगा। ठीक है, चला आगे।
क्या बोला, द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट सेम टेम्परेचर आर। देखो सेम टेम्परेचर पर अगर एक मॉलिक्यूल की बात करें तो एवरेज, इनकी एवरेज वेलोसिटी पूछे, आरएमएस वेलोसिटी सेम होती अगर एक मॉलिक्यूल की बात की, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, वी आर एम एस इक्वल्स टू √3 kT/m। ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। ना 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 ना, यहाँ पर भी बराबर नहीं होती। यहाँ पर क्या होता, अलग अलग सबके मॉलिकुलर मास होता, इनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर होती। काहे भाई, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, 3/2 kT। तो काइनेटिक एनर्जी का अगर ऑप्शन दिया जाता तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर बराबर होती। ठीक, अगर एक मॉलिक्यूल की पूछी जाती तो। अब यहाँ पर पूछा गया आरएमएस वेलोसिटी। अब जरा ध्यान से देखो, आरएमएस वेलोसिटी जो है, आरएमएस वेलोसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/√m के। जिसका मास ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम, जिसका मास कम उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी किसकी होगी, हाइड्रोजन की, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सबसे ज्यादा मास कार्बन डाइऑक्साइड का है, उसके बाद ऑक्सीजन का है, उसके बाद हाइड्रोजन का है। ठीक, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा हमारे पास। आगे चले, two non-reactive monoatomic ideal gases have their atomic masses in the ratio 2:3. The ratio of their partial pressure when enclosed in a vessel capped at a constant temperature is 4:3. The ratio of their density is। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए, आप करिए प्रॉपर तरीके से। बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, करें, टाइम ले लिया आपने। देखो पी बी इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है, nRT, और पी एम इक्वल्स टू √RT। अभी मैंने बताया था कैसे आया था ये, नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मॉलिकुलर मास लिख दो। ठीक है, तो एम इधर आ जाएगा और मास अपॉन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। ठीक, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, रो इक्वल्स टू PM/RT लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, क्या बोल रहा है, टू नॉन रिएक्टिव मोनो एटोमिक आइडियल गैसेस हैव देयर एटॉमिक मासेस इन द रेशियो, मतलब M1/M2 आपको बेटा जी कितना दे रखा है, 2/3। द रेशियो ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर व्हेन इंक्लूज्ड इन अ वेसल कैप्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज P1/P2 बेटा कितना दे रखा है, 4/3। द रेशियो ऑफ देयर डेंसिटीज इज, आपको डेंसिटीज का रेशियो बताना है। ठीक, देखो टेम्परेचर की यहाँ कोई चर्चा नहीं की गई है, मतलब टेम्परेचर को कहीं ना कहीं सेम रखा होगा। ठीक है, तो ठीक है करते हैं। रो 1 बराबर क्या होगा, P1/M1/RT। ऐसे रो 2 बराबर क्या होगा, P2/M2/RT। तो रो 1/रो 2 ये क्या होगा, P1/M1/RT इंटू P2/M2/RT। RT से RT खत्म, खल्लास। तो रो 1/रो 2, क्या डेंसिटीज का रेशियो पूछा है, यस। तो P1/P2 भाई साहब क्या है, 4/3 इंटू M1, अच्छा M1/M2 कितना है, 2/3। 4×2=8/3 8/9। दिस इज द राइट आंसर। और कुछ है भाई सवाल, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट, ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी सीधा सीधा लगा दो, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ 3/2 kT। ठीक है, लगा देना। ओहो, 8 ग्राम ऑफ मीथेन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फिर आप कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पर तो एक मॉलिक्यूल की थोड़ी ना पूछी गई है, किस तरीके से निकालेंगे बताइए। मीथेन क्या होती है, अरे बताओ ना, कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई बताओ। देखो मास दिया है, ठीक, और हमको मॉलिकुलर मास भी पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला है 3/2 nRT, लगा देना यार, निकाल लेना। ठीक है, के इक्वल्स टू 3/2 nRT। तो 3/2 इंटू एन कितना है भाई साहब, न मास अपॉन मॉलिकुलर मास, तो मास कितना है 8,
ग्राम है तो 10⁻³ अपॉन मीथेन CH4, तो CH4 12×4 = 16 गुणा 10⁻³ इंटू 25/3 इंटू 27 डिग्री 300। अरे यार कर लो भाई, कर लो, सब उसी से करवाना है। 2×4 = 8, 4×4 = 16, 4 75 दूनी 75, 25×5 = 125 के 5 हाथ से लगी 12, 25×7 = 175, 185, 187, 1875। देखो ये भी गलत लिखा हुआ ऑप्शन, तो 1875 जूल्स। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपके पास। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 गैस एट 127 डिग्री। देखो इसमें तो 1 मॉलिक्यूल पूछा है, तो आप काइनेटिक एनर्जी का सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दो, 3/2 kT। ठीक है, टेम्परेचर को बस केल्विन में उठा के रख देना, कर लेना इसको, कुछ नहीं इसमें। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस व्हेन टेम्परेचर चेंजेस बाई 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अरे भाई इसमें भी क्या है, 1 मोल पूछा गया है ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी बदल जाएगी, तो 3/2 NRT। NRT टेम्परेचर चेंज हुआ तो ΔT लिख लो उसको। ठीक है, तो 3/2 × N1 इंटू 25/3 इंटू T, चेंज कितना हुआ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 50। आप देखो चेंज इन टेम्परेचर दिया है, ठीक है। और कभी भी आप एक चीज़ याद रखो, अगर चेंज इन टेम्परेचर दिया जाए तो आप उसको ना ही चेंज करो केल्विन में। ठीक है, कि जितना केल्विन में चेंज इन टेम्परेचर होता है उतना ही डिग्री सेल्सियस में होता है। जैसे अगर मैं बताऊं 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना केल्विन था, 273 + 50, और इधर कितना हो गया 273 + 60। आखिर चेंज तो कितने का हुआ, 10 का ही हुआ, यहाँ भी 10 का ही हुआ, तो डायरेक्ट हम पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 से 3 मरा, 25 25 625 जूल्स। ठीक है, ऑप्शन डी। आसान आसान क्वेश्चन है भाई। द रेशियो ऑफ द मीन स्पीड्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स टू द मीन स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। वाह, मीन स्पीड क्या होती थी बेटा, मीन स्पीड मतलब एवरेज स्पीड, √8RT/πm। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स टू द मीन स्पीड ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स इन अ सिंपल कंटेनिंग मिक्सचर ऑफ टू गैसेस इज। ओके, हम क्या ले लेते हैं, एक एक मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड ले लेते हैं। तो वी एवरेज फॉर 1 मॉलिक्यूल 8 kT/πm, और m अब यहाँ पर क्या है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पर m क्या होता था, टोटल मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो सबसे पहले किसकी निकालते हैं, हाइड्रोजन की, तो VH/V किसका, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विद द नाइट्रोजन, तो VN। तो क्या आ जाएगा, एक ही रूट के अंदर सब कर देते हैं, तो 8 kT सेम टेम्परेचर पर मिक्स किया गया है, तो पाई इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 32 इंटू 8 kT/पाई इंटू नाइट्रोजन का मास कितना है 28, 8 kT से 8 kT, पाई से पाई, तो ये क्या आ गया √28/32, 7 चौकोट ओ सॉरी 4×7 = 28, 4×9 = 32, तो कितना आ गया भाई साहब आपके पास, √7/9। ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं भाई साहब। एक सेकंड, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है क्या, हाइड्रोजन, अच्छा मैंने ऑक्सीजन रख दिया। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो 2 लेंगे यहाँ पर, सॉरी 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 सॉरी, ये 2 लेंगे, गलती हो गई। यहाँ पर क्या आ जाएगा 28/2। ठीक, 14, तो √14, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है, मैंने ऑक्सीजन लिख दिया था बेटा। ठीक है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का रेशियो है। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में कहानी क्या है, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी आपको पता है कितनी होती है, अगर नहीं पता है तो याद रखिए √2gr। ठीक, आरएमएस वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी क्या होती है, रूट 3 kT/m। m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल क्या है, हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होता है 2 ग्राम।
अगर मास ऑफ वन मॉलिक्यूल चाहिए तो क्या चाहिए, 2/Na। ठीक, 2/Na। ठीक है, ओके ठीक है, रख दीजिए यहाँ पर। ये 2 AMU है ना भाई, AMU। ठीक है, तो 2 सॉरी, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल का मास होगा 2 AMU। ठीक है, तो इसका 2 × 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर आएगा। तो यहाँ से आपको पता है कि √3 kT/m ये किसके बराबर होना चाहिए, √2 GR के बराबर होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर किया तो 3 × 1.38 इंटू 10⁻⁻23 अपॉन मास ऑफ हाइड्रोजन। बेटा वन मॉलिक्यूल का मास हमें रखना है, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होता है, देखो मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है। अगर एक मॉलिक्यूल का मास चाहिए आपको, मोलर मास का क्या मतलब है, एक मोल हाइड्रोजन का मास होता है 2 ग्राम। ठीक है, एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा बेटा, 2 AMU। ठीक है, AMU को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2 × 1.67 इंटू 10⁻⁻27 बराबर 2 × 10 इंटू, अच्छा टी इसमें नहीं लिखा तो टी इधर मल्टीप्लाई, 2 इंटू, और आर कितना है 6.4 इंटू 10⁶। ठीक है, तो टी बराबर बेटा जी क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 64 इंटू 10⁶ इंटू 1.67 अपॉन 3 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, और ये 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अच्छा काट पीट आप कर लो इसको, काट पीट कर लो, तो 4 × 64 अपॉन 3 इंटू 1.38, अच्छा काट पीट मचाओगे तो इंटू 1.67 और लिख लेते हैं, इंटू, देखो यहाँ से गया तो 10⁻⁻21, और 23 ऊपर गया तो 10⁻³ ऊपर रह गया, यहाँ से 21 ऊपर 10⁻⁻21 और 3⁻23 तो 10⁻² बचा, 10⁻²। ठीक है, अच्छा कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक, जब कैलकुलेट करोगे आपके पास आंसर आएगा 10⁻⁴ केल्विन, ये 10⁻⁴ केल्विन है बेटा। ठीक है, ठीक, ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक, तो आगे चलें। The RMS speed of oxygen molecules in a gas is V. If the temperature is doubled and the O2 molecules dissociate into oxygen atom, the RMS will become। बहुत आसान है, इसमें क्या है, क्या बोला गया है, द RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन अ गैस इज V। तो V बराबर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन, तो 3 RT/m, ये कितना है V। अच्छा V बराबर √3 RT/ ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, द टेम्परेचर डबल्ड एंड द O2 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन एटम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, m मास ले लेते हैं। ठीक, अब वो क्या बोल रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज डबल, टेम्परेचर को डबल कर दिया, तो V डैश बराबर √3 × R × 2T। ठीक है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया और उसका मास आधा हो गया, एटम बन गया ना, एटम बन गया तो मास मतलब आधा हो गया। अब आपको क्या बताना है कि द RMS विल बिकम, RMS V डैश क्या होगी इस केस में। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जरा इसको कैलकुलेट करो, √3 × R × 4T/m क्या आ गया, 2 √3 RT/m। और ये आपके पास क्या थी, ये आपके पास पहले वाली वेलोसिटी थी, तो 2V हो गई V डैश, डबल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार ये तो हमें पहले से ही पता था डबल होगी, टेम्परेचर को दुगना कर दिया, वेलोसिटी क्या है, टेम्परेचर के बढ़ाने से ही बढ़ जाती है। ठीक है, आगे चलें। द टेम्परेचर एट विच द RMS वेलोसिटी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इक्वल टू द, बेटा एक खुद से कर लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, अच्छा ठीक है, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में हो गया। जो अगला हमारा लेक्चर आएगा, ठीक है, वो बेटा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर आएगा। ठीक है, और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप ये लेक्चर मिस ना करना बिल्कुल भी। ठीक, इसको प्रॉपर तरीके से देखना है, पढ़ना है, समझना है, क्योंकि इससे सारी थर्मोडाइनमिक्स की आगे की कहानी बहुत प्रॉपर तरीके से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं कल आपसे। ठीक है, और इसको प्रॉपर तरीके से कॉपी में लिख लेना, इसके क्वेश्चन वगैरह सारे सॉल्व कर लेना। ठीक,
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।